स्वागत है आप सभी का पुनः हमारी क्लास में। इस डिजिटल दुनिया में आपका स्वागत है। बात करते हैं ज्योग्राफी की। हमारी क्लासेज निरंतर कंटिन्यू चल रही है। हम लोग इसका डेली अध्ययन कर रहे हैं और हमारे इस ज्योग्राफी के सिलेबस के 2 बड़े चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। राजस्थान की भौतिक स्थिति एवं विस्तार हमारा प्रथम टॉपिक था, उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसको भी हम पूरी तन्मयता के साथ और एकाग्रता के साथ पढ़ चुके हैं और कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे टॉपिक की, जिसकी शुरुआत आज से हम लोग कर रहे हैं और वैकेंसी आने से पहले ही काफ़ी लोगों की अब स्टडी बहुत ही जोरदार शुरू हो चुकी है। तो देखिएगा, हम अपने इस तीसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? अपवाह तंत्र। क्या नाम है इस तीसरे चैप्टर का? अपवाह तंत्र। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे राजस्थान में बहने वाली प्रमुख नदियां और राजस्थान में स्थित महत्वपूर्ण झीलें, तालाब और नदियां, इन सभी का अध्ययन होगा इस चैप्टर में। अपवाह तंत्र यानी अपवाह का मतलब होता है जल का एक निश्चित अपने क्षेत्र में बहना, अपनी एक निरंतर धारा में बहना और अपने एक निरंतर स्वभाव में बहना। तो देखिए, अपवाह तंत्र हमारे इस तीसरे चैप्टर का नाम है दोस्तों। तो पहला जो पॉइंट हमारे सामने निकल के आया है कि अपवाह तंत्र तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अपवाह कहते किसे हैं? क्या है इस अपवाह की परिभाषा? तो देखिएगा, निश्चित वाहिकाओं में एक नदी का बहाव अपवाह कहलाता है। जैसे कोई पर्वत है और वहाँ से एक नदी निकली है और वो अपने एक निश्चित मार्ग में चलती रहती है, तो निश्चित वाहिकाओं में अपने एक निश्चित बहाव में, निश्चित वाहिकाओं में एक नदी का जो बहाव है वो मेरे दोस्तों क्या कहलाता है? वो अपवाह कहलाता है। यह है आपके सामने अपवाह की परिभाषा। अब बात करते हैं कि अपवाह तंत्र क्या होता है। मुख्य एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित तंत्र होता है, वो आपका अपवाह तंत्र कहलाता है। जैसे एक नदी चलती है और उसके साथ में उसकी सहायक नदियां भी चलती हैं, उसके साथ में उसकी सहायक नदियां भी चलती है और ये जो सहायक नदियां हैं ये मिलकर के किसका निर्माण करती है? ये मिलकर के निर्माण करती है अपवाह तंत्र का। जैसे ये एक नदी अपने वेग से चल रही है, अब इस नदी में इधर से कोई सहायक नदी आकर के मिल गई, इधर से और कोई एक नदी आकर के मिल गई, इस दिशा से भी कोई नदी आकर के अगर मिल जाती है, तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं अपवाह तंत्र। बिल्कुल याद रखिएगा। तो 2 परिभाषाएं मैंने आपके सामने पुटअप की थी। क्या थी 2 परिभाषाएं? कि निश्चित वाहिकाओं में एक नदी का बहाव, एक निश्चित वाहिका में, एक अपने निश्चित मार्ग में एक नदी का जो बहाव है वो अपवाह कहलाता है, और एक मुख्य नदी और उसके बाद उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित, एक मुख्य नदी और एक उसकी सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित तंत्र होता है मेरे दोस्तों, वह क्या कहलाता है? वह अपवाह तंत्र कहलाता है। बिल्कुल याद रखने की चीज है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में हमारे सामने एक टॉपिक आ गया, अरावली पर्वतमाला का योगदान। कि राजस्थान में जो अपवाह तंत्र है इसमें अरावली पर्वतमाला का क्या योगदान है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, राजस्थान अपनी पतंगाकार आकृति में है, बिल्कुल। और राजस्थान में यहाँ पर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे दोस्तों? यह हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की। किसकी बात कर रहे हैं? अरावली पर्वतमाला को हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसके महत्वपूर्ण बिंदु हम लोगों ने रट लिए थे। अरावली पर्वतमाला क्या करती है? ये राजस्थान की एक महत्वपूर्ण जल विभाजक रेखा है। इसको आपको ध्यान रखना है, लाइन को।
महत्वपूर्ण जल विभाजक रेखा, महत्वपूर्ण जल विभाजक रेखा। अगर राजस्थान में महत्वपूर्ण जल विभाजक रेखा के संबंधित कोई प्रश्न आ जाए आपके सामने, तो राजस्थान में जो एक महत्वपूर्ण जल विभाजन का काम करती है वो है हमारी अरावली पर्वतमाला। ये एक महत्वपूर्ण जल विभाजक का काम करती है मेरे दोस्तों। कौन काम करती है, कैसे काम करती है देखिएगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पुटअप की कि ये अरावली पर्वतमाला है, राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है, हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात को। अब देखिएगा ये क्या करती है कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो नदियां निकलती है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो नदियां निकलती है वो तो अपना जल ले जाकर गिराती है अरब सागर में। कहाँ गिराती है मेरे दोस्तों, अरब सागर में। अब इस के पूर्व में जो नदियां निकलती है मेरे दोस्तों, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में निकलने वाली नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कौन गिराती है मेरे दोस्तों, ये आपकी अरावली पर्वतमाला। तो आप देखिएगा अरावली पर्वतमाला का क्या योगदान है, यह आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान की एक महत्वपूर्ण वाटर डिवाइडेशन लाइन है, यानी जल विभाजक रेखा है। यह जल विभाजक रेखा क्या काम करती है कि यह जल विभाजक रेखा इसके जो पश्चिम में नदियां निकलती है वो अपना जल अरब सागर में गिराती है, और इसके पूर्व में जो नदियां चलती है वो अपना जल कहाँ गिराती है मेरे दोस्तों, वो अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। ये हो गया। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन, इसे आपको बिल्कुल याद रखना है मेरे दोस्तों कि जो राजस्थान की महत्वपूर्ण जल विभाजक रेखा है वो कौन सी है, अरावली पर्वतमाला, और इससे पश्चिम में जो नदियां निकलती है अरब सागर में जल गिराती है, एवं पूर्व में गिरने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, हमारे कुछ नदियों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने आ गए हैं कि राजस्थान की जो नदियां हैं इनसे संबंधित ऐसे क्या प्रश्न बन सकते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, और ये कई एग्जाम्स में आ चुके हैं। इसलिए इस टॉपिक के शुरुआत में ही मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाना उचित समझा। तो देखिए यहाँ पर पहला जो पॉइंट आपके सामने निकल के आ रहा है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ हम लिखेंगे मेरे दोस्तों, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। कौन सी नदी है, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है वो जब हम चंबल नदी को पढ़ेंगे तब आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। चलिए देखिएगा, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी में नाम आ चुका है हमारी चंबल नदी का। अब बात करते हैं पूर्णतः बहाव के आधार पर, इस पॉइंट को समझिएगा, पूर्णतः बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी है वो है बनास नदी। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में आ चुका है मेरे दोस्तों, सीधा का सीधा पूछा जा चुका है कि पूर्णतः बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पूर्णतः बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी है। और बात करें हम लोग राजस्थान की, सिंपली अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है तो हमें उसका आंसर चंबल नदी करना है, लेकिन प्रश्न को हमें बड़े इत्मीनान से पढ़ना होगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, वरना गलत कर सकते हैं। अब देखिएगा, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी, यानी सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है मेरे दोस्तों, तो जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है वो हमारी नदी है बनास नदी। वो भी कौन सी नदी है मेरे दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली जो नदी है आपकी, वो कौन सी नदी है मेरे दोस्तों, वो जो आपकी नदी है वो है बनास। बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए नोट कर ली है हम लोगों ने, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, आप इसको उतार भी सकते हैं अपनी नोटबुक में और स्क्रीनशॉट भी बाद में ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने एक लाइन आई है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग
राजस्थान का वह संभाग जहां पर सर्वाधिक नदियां बहती है वो है हमारा कोटा संभाग। कौन सा संभाग है मेरे दोस्तों? आपका कोटा संभाग है, वो राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। ये प्रश्न भी कई एग्जाम्स में पुटअप हो चुका है, इसे भी हम स्टार देना उचित समझेंगे। और यहाँ पर हमने इस प्रश्न को भी स्टार दिया था कि पूर्णतः बहाव के आधार पर जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो हमारी बनास नदी है। और यहाँ पर हमने एक स्टार और किया है कि सर्वाधिक जो नदियों वाला संभाग है मेरे दोस्तों, वो कौन सा संभाग है? वो हमारा कोटा संभाग है, जो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। बिल्कुल, कोटा संभाग का अध्ययन हम कौन से भौतिक प्रदेश में कर चुके हैं? इसका अध्ययन हम दक्षिणी, पूर्वी, पठारी प्रदेश, बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ कहाँ अध्ययन कर चुके हैं हम इसका? दक्षिणी, पूर्वी, पठारी प्रदेश में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। बिल्कुल, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट के, कुछ और पॉइंट्स है हमारे पास। न्यूनतम नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं। और न्यूनतम नदियों के संभाग की बात करें तो यहां पर नाम आएगा बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग आएगा मेरे दोस्तों? बीकानेर संभाग है, वो राजस्थान का न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। बिल्कुल याद रखिएगा, सर्वाधिक नदियों में कोटा को याद रखना है, और न्यूनतम नदियों वाले संभाग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जिले नहीं है दोस्तों। अब आता है सेकंड पॉइंट हमारा, राजस्थान के नदी विहीन जिले कौन से? रिवरलेस, जिनमें एक भी नदी नहीं बहती, यानी कि रिवरलेस डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं मेरे दोस्तों? तो रिवरलेस जो हमारे जिले हैं मेरे दोस्तों, वो है, एक तो आपका आ रहा है बीकानेर जिला, यानी जहां पर एक भी नदी नहीं बहती, और सेकंड नंबर पे आपके सामने मैंने लिख दिया है आपका चुरू जिला। तो ये राजस्थान के दो जिले हैं, और यहाँ पर क्या है? एक भी नदी नहीं बहती। राजस्थान के वे जिले जहाँ पर एक भी नदी नहीं बहती है, उन जिलों के नाम क्या है? उन जिलों के नाम है मेरे दोस्तों बीकानेर एवं आपके चुरू। ठीक है, अब एक अंतिम हमारा जो पॉइंट आ रहा है आगे का, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है कि अंतरराज्य सीमा बनाने वाली नदी। तो कौन सी नदी है मेरे दोस्तों जो अंतरराज्य सीमा बनाती है? ये बात हम लोग कर चुके हैं, ये प्रश्न अभी हमारे सामने आया है। तो कौन सी नदी है? चंबल नदी है, जो अंतरराज्य सीमा का निर्माण करती है। और कहां कहां करती है? यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी, या कहेंगे अंतरराज्य सीमा बनाने वाली नदी। तो किसका नाम आ रहा है यहाँ पर? चंबल नदी का नाम आ रहा है मेरे दोस्तों, जो अंतरराज्य सीमा बनाती है। और राज्यों की बात करें तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के साथ साथ बहा करती है। ये आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, यस, कुछ और। सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी नदी है जिसमें सर्वाधिक सतही जल पाया जाता है? तो उसका नाम क्या आएगा आपके सामने? चंबल नदी। सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है मेरे दोस्तों। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? चंबल नदी है। और सर्वाधिक सतही जल, यानी जिसकी सतह पर ऊपर की तरफ जल की मात्रा ज्यादा है, तो वो कौन सी नदी हो गई? आपकी चंबल नदी हो गई। बिल्कुल। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमारे सामने क्या नेक्स्ट पॉइंट आया है कि राजस्थान की 12मासी नदियां कौन सी है? बिल्कुल याद रखना है कौन कौन सी। एक तो हमारी चंबल है और एक हमारी माही नदी है। राजस्थान की जो दो नदियां हैं, चंबल और हमारी आती है माही नदी, ये राजस्थान की 12मासी नदियां, यानी ये पूरे 12 महीने बहती है।
इनमें जो बहने वाला जल है वो कभी नहीं सूखता है। तो याद रखना है कौन कौन सी नदी है, चंबल और माही नदी। यहां पर हम इसे ढंग से लिख लेते हैं, चंबल एवं माही। तो ये जो दो नदियां हैं राजस्थान की, ये कौन कौन सी नदियां हैं जो 12मासी नदियां मेरे दोस्तों, ये है आपकी चंबल और माही नदी। अब बात करते हैं सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां, यानी जो लगभग 6 जिलों को पार कर जाती है। कितने जिलों को पार कर लेती है प्रत्येक नदी? 6 जिलों में बहती है। उनके नाम हमें यहाँ लिखने हैं। तो कौन कौन सी नदियां हैं जो सर्वाधिक जिलों में बहती है? एक नाम मैंने आपके सामने लिखा है चंबल, सेकंड नाम जो आपके सामने आया बनास, और थर्ड नाम जो आपके सामने आया लूणी। चंबल, बनास और जो लूणी नदी है आपकी, वो क्या है मेरे दोस्तों? वो है आपकी सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां। ये इस प्रकार के प्रश्न आजकल के एग्जाम्स में पूछने लग गए हैं, तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जिलों में यानी 6 डिस्ट्रिक्ट को पार कर जाती है, 6 डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो 3 नदियां हमारे सामने आती है मेरे दोस्तों, और उनके नाम क्या है? चंबल, बनास और लूणी। ठीक है, हमने बात की। और इससे पहले 12मासी नदियां जो एवरग्रीन रिवर है, पूरे साल भर बहती है, उनके नाम है चंबल और माही नदी, जो पूरे साल भर बहती है। बिल्कुल, माही नदी हम लोगों ने माही का मैदान और माही नदी का जो प्रदेश है वो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, यानी कांठल कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी। बिल्कुल। और सर्वाधिक सतही जल की बात करें तो यहाँ पर कौन सी नदी का नाम आएगा मेरे दोस्तों? यहाँ पर चंबल नदी का नाम आपके सामने आ रहा है। चलिए अब करते हैं हम राजस्थान की अपवाह प्रणाली का विभाजन, डिवाइडेशन या क्लासिफिकेशन करते हैं यहाँ पर कि इसको राजस्थान की अपवाह प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा, इसे 3 भागों में बांटा गया है मेरे दोस्तों। इसे बांटा गया है राजस्थान की अपवाह प्रणाली को 3 भागों में विभाजित किया गया है। और वे 3 भाग कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैं आपके सामने ड्रॉ करना चाहूँगा। एक तो नाम आता है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ऐसी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। सेकंड पॉइंट क्या आएगा हमारे सामने? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। उसके बाद में थर्ड जो पॉइंट हमारे सामने आएगा वो आएगा अंतःप्रवाही नदियाँ। क्या नाम आ रहा है मेरे दोस्तों? अंतःप्रवाही नदियाँ। तो राजस्थान की अपवाह प्रणाली का डिवाइडेशन हमने कितने भागों में किया है? इसको 3 भागों में हम लोगों ने बांटा है। और 3 भाग कौन कौन से? एक तो वे नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, यानी पूर्व की ओर निकलने वाली नदियाँ, अरावली पर्वतमाला से पूर्व की ओर निकलने वाली नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। सेकंड आता है हमारा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, तो जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से निकलती है, उसके पश्चिमी ढालों से निकलती है, वे नदियाँ अपना जल कहाँ गिराती है? वे नदियाँ अपना जल गिराती है अरब सागर में। और थर्ड नंबर पे आता है अंतःप्रवाही नदियाँ। अंतःप्रवाही नदियाँ कौन सी होती है? तो अंतःप्रवाही नदियाँ वे नदियाँ होती है जो अपना जल किसी भी खाड़ी या समुद्र में नहीं गिराती। किसी भी सागर, महासागर, समुद्र, खाड़ी किसी में भी अपना जल नहीं ले जाती, और कुछ देर यानी कुछ किलोमीटर, कुछ वक्त चलने के बाद वही जमीन में विलीन हो जाती है, यानी उनमें जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है
और वहाँ पर उनके लिए पर्याप्त जल का कोई स्रोत नहीं होता है, तो वहीं वे आसपास किसी छोटी मोटी झील में या जमीन के अंदर ही समाहित हो जाती है, वे कहलाती है अंतः प्रवाहित नदियाँ। यानी कुछ दूरी तय करने के बाद वे नदियाँ धरातल में समा जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, उन्हें कहते हैं अंतः प्रवाही नदियाँ। तो राजस्थान के कुल अपवा प्रणाली का कितना प्रतिशत जो जल है या कितने प्रतिशत नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यह कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो यहां पर मैं आपके सामने लिख रहा हूं 24%। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां राजस्थान के अपवा तंत्र का कितना प्रतिशत है, 24% है। याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में 24% है। बात करते हैं अरब सागर में, तो राजस्थान की कुल ड्रेनेज सिस्टम का या अपवाह तंत्र का कितने प्रतिशत जल है जो अपवाह के माध्यम से अरब सागर की ओर चलता है, तो इसका आंसर हमारे सामने लिखा हुआ है 16%। बंगाल की खाड़ी का हम लोगों ने लिख लिया 24% है। अब अरब सागर का लिख लिया 16%। अब राजस्थान की कितने परसेंट अपवाह प्रणाली का जो जल है वो अंतः प्रवाहित है, यानी सर्वाधिक 60%। याद रखिएगा, यानी कि अंतः प्रवाही नदियां हैं उनके पास अपवाह तंत्र का कुल कितना प्रतिशत है, तो याद रखने की चीज है ये 60% है। तो बिल्कुल हम लोगों ने इसका विभाजन कर लिया है कि राजस्थान की अपवाह प्रणाली का डिवाइडेशन हम लोगों ने 3 पार्ट में किया है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोगों ने लिखा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, सेकंड पॉइंट हमने लिखा अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और थर्ड पॉइंट हमने लिख दिया अंतः प्रवाही नदियां। यानी 24% अपवाह प्रणाली का जल बंगाल की खाड़ी में और 16% है जो आपका इस अरब सागर के अंतर्गत, और बात करें अंतः प्रवाही की तो वहां पर 60% है जो जल है वो कहाँ गिरता है, अंतः प्रवाही नदियों के माध्यम से चला जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल, अब हमारा जो पहला पॉइंट यानी पहली नदी जो हमारे सामने पहला टॉपिक इस चैप्टर का कि बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियां या बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। तो बंगाल की खाड़ी की ओर जो नदियां जाती हैं उसका हमने पढ़ लिया। एक तो 24% है, अपवाह का कितना प्रतिशत है, 24% है अपवाह का। कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल ले जाती है। उसमें जो पहली नदी का नाम हमारे सामने आया है मेरे दोस्तों, वो आया है चंबल नदी। सबसे पहले जिस नदी का अध्ययन हम करेंगे चंबल नदी, तो मैं बताऊं इस चंबल नदी के कुछ और नाम से इसे भी पुकारा जाता है। इसके अन्य नाम क्या क्या है मेरे दोस्तों? तो इसके अन्य नाम की हम बात करें तो एक नाम इसका हमें मिलता है चरमवती, और इसके अलावा इस नदी को क्या कहा जाता है? इस नदी को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। किस नदी को? इंपॉर्टेंट सवाल कई एग्जाम्स में आ चुका है, तो आपको अगर और एग्जाम्स में आ जाए तो इसे बिल्कुल करेक्ट करना है मेरे दोस्तों कि राजस्थान की कामधेनु या चरमवती नदी से किसे पुकारा जाता है। इसके अलावा और नाम की बात करें तो इसे नित्यवाहिनी नदी भी कहा जाता है। नित्यवाहिनी नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 12 मासी चलने वाली नदी है, इसे हम नित्यवाहिनी नदी भी कहते हैं और इसे हम 12 मासी नदी भी कहते हैं मेरे दोस्तों। 12 मासी नदी, तो ये 4 नाम यहाँ पर पुटअप हुए हैं। ये किसके हैं? ये चंबल नदी के हैं। यहाँ पर हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग चंबल नदी का अध्ययन कर रहे हैं। चंबल नदी के अन्य नाम यहाँ पर चरमवती, इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, इसे नित्यवाहिनी नदी भी कहा जाता है और इसे 12 मासी नदी भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं कि मैप के माध्यम से थोड़ा हम देख लेते हैं कि नदी का क्या सिस्टम है, ताकि हम पूरा हम इसे आसानी से समझ सकें। मैं आपके सामने इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिएगा, जैसे ये राजस्थान का मैप है
अब मैं आपको समझाऊं कि राजस्थान के मैप में सबसे पहले तो ये नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है मेरे दोस्तों? मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये राजस्थान में कोटा जिले से प्रवेश करती है, सॉरी चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है। राजस्थान में कौन से जिले से प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद कोटा बूंदी की सीमा बनाती हुई, कौन से दो जिलों की भी सीमा बनाती है? कोटा और बूंदी की सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के बाद ये यूपी में प्रवेश कर जाती है। तो बात करें कौन कौन से जिलों में बहती है, तो बात की हम लोगों ने कौन से जिले में बहती है। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और आपका धौलपुर, कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए मेरे दोस्तों। और 6 जिलों में बहने के बाद ये यूपी के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। उसका भी अध्ययन हम लोगों ने करेंगे। तो इसे मैप में आपने एक बार देख लिया है तो आप भूलेंगे नहीं कि बात करें कि चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है और कोटा बूंदी की सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और धौलपुर के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। बिल्कुल, ये हम लोगों ने इसका अध्ययन किया। अब बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, हम लिखते हैं आगे का कि नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ये इसका उद्गम क्षेत्र, कि ये राजस्थान में प्रवेश करती है, उससे पहले इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसके उद्गम क्षेत्र की बात करें, अब इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। जनापाव पहाड़ी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है महू, और वहाँ की एक पहाड़ी है और उसका नाम क्या है? जनापाव पहाड़ी। क्या नाम है उसका? जनापाव पहाड़ी से निकलती है और ये कहाँ स्थित है? एमपी में स्थित है। और ये जनापाव जो पहाड़ी है ये विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। किसका भाग है मेरे दोस्तों? विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। क्या है? जनापाव पहाड़ी। तो यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है मेरे दोस्तों? तो मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी से इसका चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, लिख लिया। स्थान विशेष का पूछा नहीं जाता है, विशेषकर अगर पूछ भी लिया जाए तो मैंने आपको महू लिखवा दिया था। ये महू के निकट है, एक विशेष पर्टिकुलर स्थान का नाम है कि मध्य प्रदेश के महू के निकट जनापाव की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। बात करें चंबल नदी किसका भाग है? सॉरी, जनापाव पहाड़ी। तो जनापाव जो आपकी पहाड़ी है वो किसका भाग है मेरे दोस्तों? वो आपका भाग है इस विंध्याचल पर्वतमाला का। याद कर लिया होगा आप लोगों ने, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसका राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? तो चंबल नदी हमने बात की कि चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है और चित्तौड़गढ़ जिला है, ठीक है, जहाँ पर मैसा का पठार स्थित है। और बात करें चित्तौड़गढ़ के एक स्थान की, तो पर्टिकुलर उस स्थान का नाम आता है मेरे दोस्तों चौरासीगढ़। कहाँ से प्रवेश करती है? चौरासीगढ़। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है चौरासीगढ़, वहाँ से राजस्थान में ये प्रवेश करती है। उससे पहले एमपी में चंबल नदी पर एमपी में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है मेरे दोस्तों? गांधी सागर बांध। ये कौन सी नदी पर है? ये चंबल नदी पर है। और कब है? जब चौरासीगढ़ में प्रवेश करती है। उससे पूर्व एमपी की सीमा में या मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो चंबल नदी पर कौन से बांध का निर्माण किया गया है? तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है। अब देखिए गांधी सागर बांध पर इसका निर्माण किया गया है। चौरासीगढ़
चित्तौड़गढ़ में ये हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब चित्तौड़गढ़ में इस पर जो बांध बनाया गया है, चित्तौड़गढ़ में जो बांध बनाया गया वो है राणा प्रताप सागर। कौन सा बांध है मेरे दोस्तों? राणा प्रताप सागर। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि निम्न में से चंबल नदी पर स्थित कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है? कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो गांधी सागर बांध है इसके ऊपर जो बनाया गया है वो आपका एमपी के अंदर है। और अगर हम बात करें राजस्थान में तो इस पर कौन सा बांध बनाया गया मेरे दोस्तों? राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। अब देखिएगा, राजस्थान में हम लोगों ने पढ़ लिया कि 84गढ़ में प्रवेश करती है। अब एक स्थान का नाम और आता है राजस्थान में, भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ ये स्थान कहां पर है? बात करें तो ये स्थान भी चित्तौड़गढ़ जिले में है। भैंसरोडगढ़ में इससे एक नदी मिल जाती है जिसका नाम है बामनी नदी। क्या नाम है? बामनी नदी। और बामनी नदी के साथ मिलकर के यहाँ पर एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात ये कौन सी नदी पर है? ये चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है मेरे दोस्तों। कौन सा? चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखिएगा, बिल्कुल भूलना नहीं है किसी भी हालत में हमें। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात बात करें तो चूलिया जलप्रपात कौन बनाता है? बामनी नदी है, वो चंबल नदी के साथ मिलकर के राजस्थान के सबसे ऊंचे जलप्रपात चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। और ये कहाँ स्थित है? कौन सी जगह बनाती है? तो आपको ये याद रखना है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर ये नदी और चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इसके बाद इसकी अगर बात करें हाइट की तो ये 18 मीटर ऊंचा है। 18 मीटर या 54 फीट किसकी हाइट है? ये चूलिया जलप्रपात की हाइट है। कितनी हाइट है? 18 मीटर। किसकी? चूलिया जलप्रपात जो बामनी नदी है, जो चंबल नदी के साथ मिलकर के बनाती है। अब इसके बाद देखिए, अब चित्तौड़गढ़ के बाद में एक चित्तौड़गढ़ में स्थान आता है जिसका नाम है रावत भाटा। चलिए, तो रावत भाटा में यहां पर है और एक बांध बनाया गया इस पर जिसका नाम है जवाहर सागर बांध। ठीक है, और उसके बाद ये कोटा में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा में प्रवेश करती है और कोटा में इस पर एक बांध और बनाया गया है, तो उसका नाम क्या है? कोटा बैराज बांध। क्या नाम है उसका मेरे दोस्तों? कोटा बैराज बांध कोटा में, और जवाहर सागर बांध ये भी रावत भाटा में है। तो कुल मिलाकर कितने बांध हो गए? 2 बांध हम लोगों ने और किए थे। एक आपका गांधी सागर था, वो कहाँ था? एमपी के अंदर। कहाँ था? एमपी में। और राणा प्रताप सागर बांध भी था, वो भी चित्तौड़गढ़ में था। तो चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए? याद रखिएगा, चंबल नदी पर कुल 4 बांध बनाए गए हैं। और बिल्कुल आपको याद रखने हैं 4 बांध कौन से हैं कि राजस्थान में प्रवेश करने से पहले इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है, और जब राजस्थान में आती है तो इस पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। और उसके बाद की बात करें तो जवाहर सागर और कोटा बैराज, यानी कुल मिलाकर 4 बांध है जो इस हमारे चंबल नदी पर बनाए गए हैं। बिल्कुल याद रखिएगा। अब देखिए, हमने बात की थी कि चित्तौड़गढ़ के बाद ये आगे कोटा बूंदी में प्रवेश करती है, यानी कोटा बूंदी की सीमा बनाती हुई चलती है। अब इसमें ये क्या करती है? बूंदी के अंदर मांगली नदी, कौन सी नदी? मांगली नदी के साथ मिलकर के
मिलकर भीमलत जलप्रपात का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? भीमलत जलप्रपात। कहां पर मेरे दोस्तों? बूंदी में मांगली नदी के साथ मिलकर के भीमलत जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी? हम चंबल नदी का अध्ययन कर रहे हैं। कौन सी नदी का अध्ययन कर रहे हैं मेरे दोस्तों? चंबल नदी का। अब कोटा और बूंदी में ये मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात का निर्माण करने के बाद सवाई माधोपुर में प्रवेश करती है। कहां पर प्रवेश करती है? सवाई माधोपुर में। जैसा कि मैप में आपको बताया जा चुका है, सवाई माधोपुर में एक स्थान का नाम आता है मेरे दोस्तों रामेश्वरम। क्या नाम आता है मेरे दोस्तों? रामेश्वरम में एक नाम आता है, और रामेश्वरम स्थान पर यहां पर एक नदी इससे मिलती है, उसका नाम है बनास नदी। कौन सी नदी मिलती है? बनास नदी चंबल नदी से रामेश्वरम नामक स्थान पर मिलती है, और रामेश्वरम नामक स्थान है वो सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। तो रामेश्वरम में यहां पर बनास के साथ एक और नदी मिल जाती है, सीप नदी। तो यहां पर एक त्रिवेणी संगम बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे दोस्तों? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। इसकी बात कर रहे हैं रामेश्वरम की। तो रामेश्वरम में चंबल, एक नदी मिल गई बनास और एक सीप। तो ये क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं त्रिवेणी संगम। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? त्रिवेणी संगम। तो रामेश्वरम है इस स्थान पर, और बात करें जिले की तो ये राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है, और रामेश्वरम पर ये तीन नदियां चंबल बनास सीप त्रिवेणी संगम बनाती है। इसके बाद में ये आगे कौन से जिले में प्रवेश करती है? ये धौलपुर में प्रवेश करती है मेरे दोस्तों। धौलपुर से निकलने के बाद ये यूपी के अंदर चली जाती है, राजस्थान को पार कर जाती है। किसको पार कर जाती है? राजस्थान को पार कर जाती है। यूपी में एक स्थान आता है इटावा, उसका क्या नाम है? इटावा स्थान आता है, और इटावा में ये जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? यमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है दोस्तों। और पूछा जाए कि यह यमुना नदी में कौन से स्थान पर जाकर के मिलती है, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है इटावा यूपी के अंदर स्थान है, और वहां पर जाकर ये यमुना नदी के अंदर मिल जाती है मेरे दोस्तों। और धौलपुर है जो इसका राजस्थान में अंतिम जिला है। यानी चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करने के बाद कोटा बूंदी की सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले को पार करने के बाद यह यूपी के इटावा में जाकर के यमुना नदी से मिल जाती है। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने चंबल नदी का लगभग 90% कंप्लीट कर लिया है। कल हम कुछ और 2-4 पॉइंट्स चंबल नदी के बारे में और है, और उसके बाद हम एक नेक्स्ट और रिवर का अध्ययन करेंगे। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए, निरंतर अध्ययन करें। धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।